क्या कभी ये विचार आया है कि एक पेशेवर पोकर खिलाड़ी और कसीनो में अपनी सारी कमाई लुटाने वाले इंसान के दिमाग में बुनियादी तौर पर क्या फर्क होता है? बहुत दिलचस्प सवाल है। बाहर से देखने पर तो दोनों ही जुआरी लगते हैं। बिल्कुल, दोनों अपना पैसा और शायद अपना भविष्य दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि दोनों के दिमाग में बिल्कुल अलग अलग सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, एकदम अलग। तो आज हमारे सामने रिसर्च और डेटा का एक बहुत ही शानदार स्टैक है, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कानेमन की बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की स्टडीज हैं। हाँ, और न्यूरोसाइंस के ताजा पर्चे भी हैं। सही कहा। और साथ ही स्टोइक फिलॉसफी के कुछ पुराने दार्शनिक विचार और सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप्स का डेटा भी है। तो चलिए इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। बिल्कुल। आज के इस गहरे विश्लेषण का मुख्य मिशन ये समझना है कि आखिर क्यों कुछ लोग बड़े कदम उठाने से इतना घबराते हैं, जबकि कुछ लोग आसानी से जोखिम लेके सफल हो जाते हैं। अक्सर जो लोग अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़कर नया काम शुरू करते हैं या कोई बड़ा वित्तीय दांव खेलते हैं ना, समाज उन्हें पागल समझता है। ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर डर नाम का कोई हार्डवेयर ही नहीं है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये जो पागलपन या बिना डरे काम करने वाली छवि है ना, ये पूरी तरह से एक मिथक है। अच्छा जी, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। सच्चाई ये है कि कोई भी सफल इन्वेस्टर हो, कोई स्काई डाइवर हो या कोई बड़ा उद्यम खड़ा करने वाला व्यक्ति हो, वो कभी भी अंधा दांव या ब्लाइंड गैम्बल नहीं खेल रहे होते हैं। ओके, मतलब वो हवा में तीर नहीं चला रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि उच्च स्तर पर जोखिम लेना कोई भावना या इमोशन है ही नहीं। तो फिर क्या है? ये पूरी तरह से एक गणितीय और न्यूरोसाइंटिफिक प्रक्रिया है। मतलब एक मास्टर रिस्क टेकर और एक बेवकूफ इंसान में यही फर्क है कि रिस्क टेकर उस छलांग को लगाने से पहले हर संभावित नुकसान का आकलन करता है, बाजार की स्थिति और अपने संसाधनों को देखता है। मतलब एक साधारण से करियर चेंज या छोटे से इन्वेस्टमेंट के फैसले पर भी कई लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर ही उस फैसले के खिलाफ बगावत कर रहा हो। और शरीर वाकई बगावत कर रहा होता है। सच में? हाँ, इसका सीधा संबंध हमारे जीव विज्ञान और दिमाग की बनावट से है। हम सभी जानते हैं कि हमारे दिमाग में एमिगडाला नाम का एक छोटा हिस्सा होता है जो खतरे को भांपता है। हाँ, एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड। बिल्कुल, लेकिन मुश्किल ये है कि हमारा एमिगडाला आज भी 10,000 साल पुराने एवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। ओह, मैं समझ रहा हूँ। उस जमाने में जोखिम का मतलब होता था झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ कोई शेर या किसी दूसरे कबीले का जानलेवा हमला। राइट, जहाँ जान जाने का सीधा खतरा था। लेकिन आज के आधुनिक दौर में जब कोई इंसान अपना नया बिजनेस शुरू करने या कोई सुरक्षित नौकरी छोड़ने का विचार करता है, तो एमिगडाला एक ईमेल के रिजेक्ट होने और शेर के हमले में कोई फर्क नहीं कर पाता। क्या बात कर रही हैं? दिमाग दोनों को एक जैसा मानता है। हाँ, वो तुरंत खतरे का अलार्म बजाता है और शरीर में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन फ्लड कर देता है। अच्छा। ये हार्मोन दिमाग के उस हिस्से में खून का बहाव कम कर देता है जो लॉजिक और तर्क के लिए जिम्मेदार है। तो इसका मतलब क्या एमिगडाला उस खराब कार अलार्म की तरह है जो तब भी बजने लगता है जब पास से कोई बिल्ली गुजरती है? बहुत सही उदाहरण दिया, बिल्कुल वैसा ही है। मतलब अलार्म बज रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि सच में कोई कार चुरा रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम विकासवादी नजरिए से सोचें तो एक सुरक्षित दायरे या कंफर्ट जोन में रहना तो समझदारी है ना। और उसी सुरक्षा ने तो हमारे पूर्वजों को जिंदा रखा। जंगल में जो इंसान शांति से अपनी गुफा में बैठा रहा, उसी के जीन्स आगे बढ़े। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो आज की दुनिया में ये विकासवादी तर्क पूरी तरह से उल्टा पड़ चुका है। कैसे? 10,000 साल पहले जो कंफर्ट जोन सुरक्षा की गारंटी था, मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के अनुसार आज वो मानसिक और बौद्धिक पतन का कारण है। पतन? ये तो बहुत बड़ा दावा है। ये सच है। जब कोई इंसान लंबे समय तक बिना किसी चुनौती के एक सुरक्षित दायरे में रहता है तो दिमागी स्तर पर न्यूरॉन्स के नए कनेक्शन बनने बंद हो जाते हैं। दिमागी तौर पर वो इंसान सिकुड़ने लगता है। और अगर बाहरी दुनिया के संदर्भ में देखें तो आज तकनीक और अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बदल रही है कि कोई भी चीज स्थिर नहीं है। हाँ, वो तो है। हर दिन नया AI टूल आ रहा है। बिल्कुल, ऐसे में कुछ ना करना या सेफ खेलना ही सबसे बड़ा और जानलेवा जोखिम बन चुका है। जो इंसान बदलाव के साथ नए जोखिम नहीं उठा रहा, वो असल में अपने वजूद को ही खतरे में डाल रहा है। ये बहुत ही डरावना विचार है
कि खुद को सुरक्षित रखने की हमारी इंसानी फितरत ही हमें सबसे ज्यादा खतरे में डाल रही है। सही कहा। लेकिन अगर सेफ रहना इतना ही खतरनाक है तो फिर इंसान बार बार इसी जाल में फंसता क्यों है? मतलब अगर तर्क और विज्ञान कहता है कि जोखिम लेना जरूरी है, तो लोग आखिरी वक्त पर कदम पीछे क्यों खींच लेते हैं? इसका जवाब उन रिसर्च पेपर्स में मिलता है जो डैनियल कहानेमैन ने लिखे हैं। उन्होंने लॉस अवर्जन यानी नुकसान से बचने की प्रवृत्ति पर गहराई से काम किया है। लॉस अवर्जन, ओके। इंसान का दिमाग फायदे से ज्यादा नुकसान को लेकर संवेदनशील होता है। एवोल्यूशन के हिसाब से सोचें तो अगर हमारे किसी पूर्वज को एक दिन का खाना ज्यादा मिल गया तो वो सिर्फ एक विलासिता थी, एक तरह का बोनस था। हाँ, लेकिन अगर उसके पास मौजूद एक दिन का खाना छिन गया तो उसका मतलब सीधे मौत था। बाप रे। इसलिए हमारे दिमाग की वायरिंग ही ऐसी है कि वो संभावित फायदे के मुकाबले नुकसान को कई गुना बड़ा करके देखता है। अर्थशास्त्र के एक साधारण प्रयोग में देखा गया है कि अगर किसी इंसान को सिक्का उछालने पर जीतने पर 1500 रुपए मिले और हारने पर 1000 रुपए देने पड़े तो ज्यादातर लोग मना कर देंगे। बिल्कुल, वे ये दांव नहीं लगाते। गणित के हिसाब से ये एक फायदेमंद सौदा है, लेकिन हमारा दिमाग 1500 जीतने की खुशी से ज्यादा 1000 रुपए हारने के दर्द को गहराई से महसूस करता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हारने का दर्द या नुकसान का डर दिमाग पर इतना ज्यादा हावी रहता है तो फिर जो लोग लगातार जोखिम लेते हैं उन्हें ये सब करने में मजा क्यों आता है? सही सवाल है। क्या वे जुआरियों की तरह डोपामाइन के नशे में होते हैं? क्योंकि कुछ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एथलीट्स या सीरियल एंटरप्रेन्योर्स को देखकर वाकई लगता है कि उन्हें इस खतरे की लत पड़ चुकी है। देखिए, जोखिम लेने पर दिमाग में डोपामाइन रिलीज जरूर होता है, लेकिन यहाँ हमें जुए की लत और एक कैलकुलेटेड रिस्क के बीच के बारीक न्यूरोलॉजिकल अंतर को समझना होगा। क्या अंतर है? जब परिणाम अनिश्चित होता है और कोई इंसान अपने कौशल के बल पर किसी चुनौती को पार करता है तो डोपामाइन खुशी और फोकस का एक जबरदस्त डोज देता है। अच्छा। लेकिन सफल लोगों को सिर्फ जोखिम का नशा नहीं होता, उन्हें मुश्किलों को सुलझाने और अपने कौशल का इस्तेमाल करके जीतने का नशा होता है। मतलब उन्हें अपने काम में महारत हासिल करने में मजा आता है। बिल्कुल, ये एक अंधा जुआ नहीं है, ये एक तरह का मास्टरी लूप है। उन्हें सेफ और बोरिंग दिनचर्या में वो मानसिक उत्तेजना नहीं मिलती। लेकिन अगर ये दिमागी उत्तेजना और डोपामाइन का ही खेल है तो क्या एक सफल एंटरप्रेन्योर और कसिनो में पैसा लुटाने वाले इंसान में कोई बुनियादी फर्क नहीं है? दोनों ही तो अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। बहुत बड़ा फर्क है। यहीं पर हमें उस अंतर को समझना होगा जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। पोकर प्लेयर और कसिनो वाला उदाहरण, हाँ। ब्लाइंड गैम्बल और कैलकुलेटेड रिस्क। उस अनाड़ी इंसान की कल्पना करें जो कसिनो जाकर बिना सोचे समझे अपना सारा पैसा स्लॉट मशीन में डाल देता है। उसका तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। बिल्कुल। उसका अपनी जीत या हार पर कोई नियंत्रण नहीं है। वो पूरी तरह से एक मशीन के एल्गोरिथम और किस्मत के भरोसे हैं। इसके विपरीत एक पेशेवर पोकर खिलाड़ी को देखें, वो भी अनिश्चितता के बीच बैठा है, लेकिन वो किस्मत के भरोसे नहीं है। उसका दिमाग लगातार गणित लगा रहा है, कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी को प्रोसेस कर रहा है। हाँ, और वो सामने बैठे खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण कर रहा है। पोकर में एक टर्म होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू जी। एक पेशेवर खिलाड़ी दांव तभी लगाता है जब गणित के हिसाब से जीतने की संभावना हारने के जोखिम से ज्यादा हो। असल जिंदगी में भी मास्टर रिस्क टेकर स्लॉट मशीन प्लेयर नहीं बल्कि पेशेवर पोकर प्लेयर होते हैं। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? मान लेते हैं कि किसी इंसान ने अपना सारा गणित लगा लिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी पॉजिटिव है, लॉजिक के स्तर पर सब कुछ सही है, लेकिन जब वो असल पल आता है, जब वो आखिरी कदम उठाना होता है, तो शरीर में जो प्रतिक्रिया होती है उसे कैसे रोकें? शारीरिक प्रतिक्रिया मतलब? जैसे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हथेलियों में पसीना आने लगता है। सच कहूं तो ये अनुभव बिल्कुल एक पैनिक अटैक जैसा लगता है। हाँ, ये बहुत आम है। कोई भी इंसान इस घबराहट और पैनिक को अपना ईंधन या फ्यूल कैसे मान सकता है? शरीर में होने वाले इस केमिकल तूफान को रोकना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसे रीफ्रेम करना बिल्कुल मुमकिन है। रीफ्रेम? वो कैसे? टॉप एथलीट्स और अनुभवी निवेशकों का दिमाग इसी जगह पर एक आम इंसान से अलग काम करता है। जीव विज्ञान के अनुसार जब इंसान घबराता है यानी एंजाइटी होती है और जब वो उत्साहित होता है, एक्साइटमेंट, हाँ, इन दोनों ही स्थितियों में शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक ही तरह से प्रतिक्रिया करता है। एक मिनट, दोनों में एक ही प्रतिक्रिया होती है?
बिल्कुल, दोनों में दिल की धड़कन बढ़ती है और पसीना आता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि दिमाग उस पर क्या लेबल लगाता है। ओह, एक आम इंसान तुरंत उस शारीरिक बदलाव पर डर का लेबल चिपका देता है, लेकिन जो लोग बार बार जोखिम लेते हैं वे अपने दिमाग को ये समझाते हैं कि शरीर कोई पैनिक नहीं कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? वह आने वाली बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन और ग्लूकोज पंप कर रहा है। वे इसे तैयारी या प्रिपरेशन मानते हैं। कमाल है, मतलब तनाव कोई दुश्मन नहीं रह जाता। सही कहा, तनाव उस सिचुएशन से बाहर निकालने वाला ईंधन बन जाता है। ये तो शरीर की प्रतिक्रिया को मोड़ने की बात हुई, जहां पैनिक को उत्साह मान लिया गया। लेकिन उस डर का क्या जो दिमाग लगातार डरावनी कहानियों के रूप में गढ़ता रहता है? कौन सी कहानियां? जैसे कि अगर मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया तो, अगर मेरा सारा पैसा डूब गया तो। इन ख्यालों को सिर्फ ये कहकर नहीं टाला जा सकता कि ये तो उत्साह है। बिल्कुल नहीं, इसके लिए उन स्टोइक फिलॉसफी के टेक्स्ट्स का सहारा लिया जा सकता है जो हमारे आज के स्रोतों में शामिल हैं। स्टोइकिज्म? हाँ, स्टोइकिज्म में एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिसे कहते हैं प्रीमेडिटेशो मैलोरम। ये क्या होता है? इसका मतलब है बुरे से बुरे हालात की पहले से ही कल्पना कर लेना। अच्छा। जब कोई बड़ा जोखिम सामने हो तो इंसान को शांति से बैठकर सोचना चाहिए कि अगर सब कुछ बिल्कुल गलत हो गया, अगर ये नया काम 100% फेल हो गया, तो जमीनी स्तर पर सबसे बुरा क्या होगा? वर्स्ट केस सिनेरियो। हाँ, क्या जान चली जाएगी? नहीं, शायद कुछ पैसे डूब जाएंगे, कुछ महीनों का समय बर्बाद होगा और खर्चे कम करने पड़ेंगे। राइट। लेकिन जब कोई इस वर्स्ट केस सिनेरियो को विस्तार से समझ लेता है और ये मान लेता है कि वो उस बुरे अंजाम को भी झेलने में सक्षम है, तो वो डर जो पहले हवा में एक धुंधले राक्षस की तरह लग रहा था, उसका आकार एकदम छोटा हो जाता है। मुझे लगता है कि ये वर्स्ट केस सिनेरियो वाला फ्रेमवर्क बहुत तार्किक है, लेकिन क्या ये सोचना गलत नहीं होगा कि लोग सिर्फ पैसों या समय के बर्बाद होने से डरते हैं? आप कुछ और सोच रहे हैं? हाँ, असल में एक और चीज है जो दिमागी तौर पर इससे भी ज्यादा डरावनी होती है, और वो है सामाजिक जोखिम या सोशल रिस्क। लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे? ये डर तो अक्सर बैंक बैलेंस खाली होने के डर से भी बड़ा होता है। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा सच है और इसका कारण भी हमारा एवोल्यूशन है। इसमें भी एवोल्यूशन? हाँ, हजारों साल पहले इंसानों के लिए कबीले से सामाजिक बहिष्कार या सोशल रिजेक्शन का मतलब होता था मौत की सजा, क्योंकि अकेले जंगल में जिंदा रहना नामुमकिन था। एकदम सही। न्यूरोसाइंस दिखाता है कि आज भी हमारा दिमाग सामाजिक बहिष्कार के दर्द को उसी हिस्से में प्रोसेस करता है जहां वो शारीरिक चोट के दर्द को महसूस करता है। ओह, तो दिमाग के लिए बेइज्जती और शारीरिक चोट एक ही चीज है। हाँ, यही वजह है कि लोग क्या कहेंगे का डर इतना हावी रहता है। ज्यादातर लोग वित्तीय जोखिम लेने से उतना नहीं कतराते जितना वे अपने अहंकार या ईगो को दांव पर लगाने से डरते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। लेकिन हमारे आज के शोध का एक बहुत ही कड़वा लेकिन आजाद करने वाला सच ये है कि आज के दौर में किसी को किसी की परवाह नहीं है। सच में सबको अपनी ही पड़ी है। हर इंसान अपनी ही जिंदगी की असुरक्षाओं में इतना फंसा है कि उसके पास किसी की हार पर ज्यादा देर तक ध्यान देने का समय ही नहीं है। सही बात है। जो व्यक्ति अपने इस अहंकार को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे सामाजिक बेइज्जती का कोई खौफ नहीं रहता, वो दुनिया का सबसे खतरनाक और आजाद इंसान बन जाता है। जब लोग क्या कहेंगे का ये भूत दिमाग से उतर जाता है तो वाकई का आजादी महसूस होती है। बिल्कुल। लेकिन जब ये अहंकार वाला डर खत्म हो जाए तो इस जोखिम लेने की क्षमता को असल दुनिया में लागू कैसे किया जाए? मान लीजिए किसी ने अपना ईगो साइड में रख दिया, तो वो पहला कदम कैसे उठाए? ये बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। क्या सीधे अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा देना ही एकमात्र तरीका है? नहीं। और यहीं पर सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप कल्चर का डेटा काम आता है। वहाँ एक बहुत ही मशहूर कार्य प्रणाली है, फेल फास्ट फेल चीप, यानी जल्दी हारो सस्ता हारो। हाँ, ये सिद्धांत बताता है कि असफलता कोई कलंक या अंत नहीं है, बल्कि ये बाजार से डेटा कलेक्शन करने की एक प्रक्रिया है। लेकिन ये जानबूझकर हारना सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। कोई भी व्यक्ति हारने के लिए शुरुआत क्यों करेगा? ये हारने का लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये फीडबैक लूप को तेज करने का तरीका है।
सिलिकॉन वैली का नियम है कि अगर कोई नया आइडिया है तो उसे बंद कमरों में परफेक्ट बनाने में 2 साल और लाखों रुपए बर्बाद करने के बजाय उसका एक कच्चा सा प्रोटोटाइप बनाइए। लाइक कोई MVP बनाना। बिल्कुल। मान लीजिए किसी को एक नया ऐप बनाना है तो पूरा ऐप बनाने के बजाय सिर्फ एक साधारण सा वेब पेज बनाकर देखिए कि क्या लोग उस पर क्लिक भी कर रहे हैं या नहीं। एक छोटा टेस्ट। हाँ, एक छोटा नपातुला जोखिम लीजिए। अगर वो काम नहीं करता तो एक सस्ती और जल्दी मिलने वाली हार का सामना होगा। इससे समय और संसाधन बचेंगे। जो उद्यमी जितनी जल्दी छोटे स्तर पर फेल होता है वो उतनी ही जल्दी उस सही दिशा को ढूंढ लेता है जो सफलता की ओर जाती है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये छोटा जोखिम लेने वाला तरीका वाकई बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी चुनौती ये भी तो है कि इंसान अपना ज्यादातर समय किन लोगों के बीच बिताता है। आप माहौल की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई इंसान दिन भर फेल फास्ट और इनोवेशन की किताबें पढ़ता है लेकिन शाम को ऐसे लोगों के बीच बैठता है जो सिर्फ सुरक्षित नौकरी की बातें करते हैं, तो क्या उसका दिमाग उस जोखिम के लिए तैयार रह पाएगा? माहौल का असर बहुत गहरा होता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो दूसरों की नकल करते हैं। हाँ, वो हमारे आसपास के लोगों के व्यवहार और उनकी सोच की नकल करते हैं। जोखिम लेना या ना लेना एक सामाजिक संक्रामक बीमारी या सोशल कंटेजन की तरह काम करता है। मतलब छूत की बीमारी की तरह। बिल्कुल। अगर आसपास के 5 लोग सिर्फ सुरक्षित नौकरी और जोखिम से बचने की बात करते हैं तो उस माहौल में किसी इंसान का दिमाग कुछ भी नया करने की इजाजत नहीं देगा। तो इसका उल्टा भी सच होगा? एकदम। जब कोई व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ समय बिताता है जो लगातार नए आइडियाज और कैलकुलेटेड रिस्क्स की बातें करते हैं तो उसका अपना दिमाग भी उन संभावनाओं को सामान्य मानने लगता है। तो जोखिम लेने की क्षमता अपने आप बढ़ जाती है क्योंकि दिमाग उस नए नॉर्मल को अपना लेता है। सही कहा। ये मिरर न्यूरॉन्स वाला कॉन्सेप्ट बहुत सटीक है। लेकिन एक और फैक्टर है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो क्या? उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोग स्वाभाविक रूप से सुरक्षित किनारे ढूंढने लगते हैं। क्या हमारा दिमाग सच में उम्र के साथ नए जोखिम लेने से हार मान लेता है? और क्या किसी भी उम्र में फैसले लेने के लिए सिर्फ डेटा, स्प्रेडशीट और ये सिलिकॉन वैली वाला गणित ही काफी होता है? उम्र के साथ जो होता है उसे न्यूरोसाइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी का कम होना कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी? हाँ, इसे एक बर्फ से ढकी पहाड़ी की तरह समझें। बचपन में जब हम उस पर फिसलते हैं तो नए रास्ते बनते हैं क्योंकि बर्फ ताजी होती है। बिल्कुल। लेकिन सालों तक एक ही तरीके से सोचने और जीने की वजह से दिमाग में न्यूरॉन्स के रास्ते पक्के हो जाते हैं, जैसे बर्फ में गहरी लकीरें बन जाती हैं। ओह। दिमाग नई चीजों को सीखने में अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करने से बचता है। वो आलसी हो जाता है और इंसान अपनी बनी बनाई सुरक्षित जिंदगी में सिमटना चाहता है। ये तो बहुत ही नेचुरल प्रक्रिया लगती है तो नेचुरल, लेकिन एक सच्चा रिस्क आर्टिस्ट अपने दिमाग की इस डिफॉल्ट सेटिंग से लड़ना जानता है। वो कैसे? वो जानबूझकर नई चीजें सीखता है, अपने अंदर की उस जिज्ञासा को जिंदा रखता है और 60 साल की उम्र में भी नया उद्यम शुरू करने का जोखिम उठा सकता है। और डेटा और लॉजिक वाली बात का क्या? हाँ, जहाँ तक बात है सिर्फ गणित और स्प्रेडशीट की, तो नहीं, सिर्फ लॉजिक से सारे फैसले नहीं होते। तो फिर क्या काम आता है? जब कोई इंसान सालों तक अलग अलग तरह के अनुभव और डेटा इकट्ठा कर लेता है तो उसके दिमाग की एक और गहरी परत काम करने लगती है जिसे अंतरात्मा की आवाज या गट फीलिंग कहा जाता है। गट फीलिंग? तो क्या ये गट फीलिंग कोई जादुई आवाज है जो अचानक रास्ता दिखा देती है? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई जादू नहीं है। न्यूरोलॉजिकली देखा जाए तो गट फीलिंग असल में दिमाग द्वारा पिछले तमाम अनुभवों, सफलताओं, असफलताओं और पढ़े गए डेटा का एक बहुत ही तेज और अचेतन यानी सबकॉन्शियस पैटर्न रिकॉग्निशन है। अच्छा, तो वो भी एक तरह का कैलकुलेशन ही है? हाँ, लेकिन दिमाग इतनी तेजी से उस सारी जानकारी को प्रोसेस करता है कि उसे शब्दों में बयां करने का समय नहीं मिलता, बल्कि वो सीधे शरीर में एक फीलिंग के तौर पर महसूस होता है। कई बार सारा डेटा और लॉजिक कह रहा होता है कि ये सुरक्षित है, लेकिन पेट में एक अजीब सी हलचल कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। तो जोखिम की कला सिर्फ बाहरी गणित का नाम नहीं है, बल्कि लॉजिक के साथ साथ अपनी उस अंदरूनी आवाज पर भी भरोसा करना सीखना इसका एक अहम हिस्सा है। हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। सब कुछ कैलकुलेट कर लिया गया, पर्यावरण बदल लिया गया, गट फीलिंग को भी सुन लिया गया। फिर भी एक ऐसा पल आता है जब इंसान उस आखिरी छलांग को लगाने से पहले एक गहरी दुविधा में खड़ा होता है। इस अंतिम हिचकिचाहट को कैसे पार किया जाए?
इस आखिरी मानसिक बाधा को पार करने के लिए जेफ बेजोस द्वारा इस्तेमाल किए गए एक फॉर्मूले का उदाहरण सबसे सटीक बैठता है। अमेज़न वाले जेफ बेजोस? हाँ, जब वे अमेज़न शुरू करने वाले थे तब उनके पास वॉल स्ट्रीट में एक बहुत ही सुरक्षित और मोटी सैलरी वाली नौकरी थी। राइट। उनके सामने एक बहुत बड़ा वित्तीय जोखिम था। तब उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसे वो रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क कहते हैं। पछतावा कम करने का तरीका? बिल्कुल। उन्होंने अपना गणित किसी स्प्रेडशीट पर नहीं बल्कि समय के पैमाने पर लगाया। समय के पैमाने पर कैसे? उन्होंने सोचा कि जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा और अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखूंगा तो मुझे किस बात का सबसे ज्यादा पछतावा होगा। क्या मुझे इस बात का पछतावा होगा कि मैंने ये इंटरनेट वाली कंपनी शुरू करने की कोशिश की और मैं फेल हो गया, या मुझे इस बात का पछतावा होगा कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की? वाह। मनोविज्ञान भी यही साबित करता है कि इंसान को की गई गलतियों का दुख कुछ समय बाद कम हो जाता है, लेकिन जो काम कभी किए ही नहीं गए उनका दर्द, वो काश वाली भावना उम्र भर खाती रहती है। जीवन के हर बड़े जोखिम को इसी 80 साल वाले पैमाने पर नापना चाहिए। ये वाकई एक बहुत गहरा नजरिया है कि हम अपने आज के फैसलों को भविष्य के पछतावे के लेंस से देखें। हाँ, और अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण का और इन सभी स्रोतों का निचोड़ निकालें तो वो एक बहुत ही गहरी दार्शनिक सच्चाई की ओर ले जाता है। वो सच्चाई क्या है? इंसान का इस धरती पर पैदा होना, यहाँ सांस लेना और हर एक नया दिन देखना भी अपने आप में एक जोखिम है। क्या कोई भी इस बात की पक्की गारंटी दे सकता है कि कल सुबह का सूरज निकलेगा ही या वो उसे देख ही पाएगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो जब इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, जब सब कुछ आखिरकार खत्म ही होना है, तो फिर डर आखिर किस बात का है? अपनी क्षमताओं को एक छोटे से सुरक्षित दायरे में बांध कर रखना और कोई भी जोखिम ना लेना, यही इस अस्थायी जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। बिल्कुल। जब पूरी जिंदगी ही अनिश्चितताओं से बनी है तो सुरक्षा का भ्रम पालना बेमानी है। और इस पूरे विज्ञान और दर्शन को समझने के बाद एक बहुत ही उकसाने वाला विचार मन में आ रहा है, जिसे हम यहाँ सबके सोचने के लिए छोड़ना चाहेंगे। बताइए। अगर हर दिन जीना ही एक जोखिम है और इस बात की कोई पक्की गारंटी नहीं है कि कल क्या होने वाला है, तो जरा सोचने वाली बात है, क्या जो लोग लगातार सिर्फ सेफ खेल रहे हैं, जो हर तरह के जोखिम से बचकर एक ही जगह ठहरे हुए हैं, क्या वे असल में बिना सोचे समझे अपना सबसे कीमती वक्त दांव पर लगा रहे हैं? क्या कुछ ना करने का उनका ये डिफॉल्ट चुनाव ही उनके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे अंधा जुआ नहीं है? इस गहरे सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। सोचिएगा जरूर।